आज सूबे में अराजक तंत्र जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट मोड में नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दुख देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सांडी कस्बे की एक मस्जिद के दरवाजे पर अराजक तत्वों ने जय श्री राम का नारा लिख दिया। जब नमाज के लिए पहुंचे लोगों ने इसे देखा तो इसकी इत्तला एसपी को दी गई। जानकारी मिलते ही जिले भर की पुलिस वहां मौके पर पहुंची है। एसपी राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव और सीओ मौके पर पहुंचे और इसकी जांच शुरू हुई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच भी होगी। मामले पर एसपी ने सख्त कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हरदोई में अभी तक सभी त्योहार शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ संपन्न हुए, लेकिन किसी ने निजी स्वार्थों के चलते इस तरह का काम किया है और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आज सुबह फजर में जब मस्जिद के मुअज्जिन साहब आए अजान देने के लिए, तो देखा गेट के ऊपर पूरा गेट जो है दीवार तक की रंगा हुआ था, जय श्री राम के नारे लिखे हुए थे और मजबूत पेंट के साथ लिखा गया था। तो उसी वक्त पुलिस को इत्तला करी गई। पुलिस फौरन आई और उसने जो है मौके पर मुआयना किया। उसके बाद ताला खुलकर सब नमाजियों नमाज अदा करी। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां पर गोमती नदी के किनारे चौक थाना इलाके में मौजूद हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद इसको लेकर विवाद गर्मा गया। हनुमान मंदिर में एक मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई और फिर वहां पर जो झंडा था उसको फाड़ने की कोशिश भी हुई, जिसको लेकर विवाद पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले में चौकी इंस्पेक्टर की लापरवाही की भी बात सामने आई है। दरअसल देर रात तक चल रहा मंदिर के बाहर मेला, इसी के बीच भीड़ में घुसकर तौफीक ने मूर्ति को खंडित किया, तोड़ा, लेकिन चौक इंस्पेक्टर को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस विवाद के बाद प्रशासन ने समय रहते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। दरअसल चौक थाना इलाके में लेटे हुए हनुमान के पास मूर्ति टूटने की खबर सामने आई है, जिसके बाद शिशिर चतुर्वेदी नाम के व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि मैंने उच्च अधिकारियों से बात की। घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी और पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। थाना चौक क्षेत्रांतर्गत लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। यदि कोई व्यक्ति नशे में है तो अपना बार बार नाम क्यों बदलेगा? और पुलिस को आके उसने तुरंत तौफीक अहमद क्यों बताया कि ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। यहाँ पे मौजूद उस समय 60, 70, 80 लोग थे। यहाँ से तुरंत वो भड़काऊ भाषण हो, भड़काऊ चीजें हो, ताकि यहाँ का माहौल पूर्ण रूप से बर्बाद हो। हमारा मंदिर हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन रहा। सीएम योगी आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह के 7 दिवसीय सम्मेलन में शरीक हुए थे। इस दौरान गोरक्ष पीठाधीश्वर भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान संबोधित करते हुए भारत संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है, ऐसा कहा। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अर्थव्यवस्था में भारत ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि देश को आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, इसके लिए कई बलिदान दिए गए। भारत ने कभी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि नेशनल फर्स्ट की थ्योरी हमारे लिए सबसे पहले है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते भी नजर आएंगे। सबसे पहले वाराणसी के बीएचयू में पहुंचेंगे। बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजना का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन भूलनपुर पीएसी का भी निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन संपूर्णानंद स्टेडियम का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, उसके बाद उन्होंने मऊ और वाराणसी का रुख किया है। मऊ में कई करोड़ की योजनाएं हैं, उनको लोकार्पित किया। उसके बाद वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद योजनाओं का
निर्माणाधीन परियोजनाएं जितनी भी हैं उनका निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पूर्वांचल पर फोकस रखे हुए हैं और यही वजह है कि जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो मऊ और वाराणसी को मिस नहीं करते। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज चूंकि पूर्वांचल का गढ़ है वाराणसी जो राजनीति का केंद्र कहा जाता है, धार्मिक आस्था का केंद्र है और प्रधानमंत्री का भी उसके साथ साथ संसदीय क्षेत्र है और 2024 भी नजदीक है। तो ये जो चारों पहलू है उसको देखते हुए डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। विकास मॉडल की बात की जाए, चाहे विकास डेवलपमेंट की बात की जाए, लगातार मोदी की जो गई है काफी शांति को केवटो बनाने की थीम से जुड़कर 2017 से लगातार सतत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की कंबाइंड दोनों सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में विकास डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दो प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। अभी खबर आई कि बीएचयू नहीं जाएंगे और सपना स्टेट सीधे बुलंदपुर जाएंगे और वहां से सीधे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद वो सर्किट हाउस में जाएंगे, वहां अधिकारियों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे कि जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है वो कितने समय में पूर्ण हो जाएंगी, जो चल रही हैं उसकी अवधि क्या है और किस लेवल पे उस पर वर्क हो रहा है। कहीं ना कहीं चीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए उसकी समीक्षा बैठक होगी। उसके उपरांत वो काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए रवाना होंगे और देर रात जो कार्य योजना चल रही है उसका खुद असली निरीक्षण करने के लिए निकल सकते हैं, जो संभावित प्रोटोकॉल में और जो डिटेल्स मिली है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर जाते समय इटावा रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत करी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव अपने परिवार को एक कर लें, उसके बाद बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की बात सोचेंगे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश लगातार चल रही है। पार्टी के कार्यक्रम अभियान है, हमारे पार्टी की नीति है और संगठन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। उसी ढांचे को लेकर हम लोग अपने कार्यक्रम अभियान आगे बढ़ाते हैं। हम सरकार में हैं तो सरकार के कामकाज, उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का काम हमारा। जब जी पार्टी की विचारधारा से जुड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा के लिए बहुत काम किया है और वो बहकावे में नहीं आने के। जहाँ तक विधायकों वाला विषय है तो अखिलेश जी को अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल आज रामपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना दल सोनेलाल पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करी। उन्होंने कहा कि अपना दल सोनेलाल ने रामपुर में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और आगे 2024 में जो भी एनडीए का चेहरा होगा उसको समर्थन रहेगा। केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के मदरसों के सर्वे पर दिए गए बयान पर हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर फैसले लेती है, उसको नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्तिगत तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं उनको सकारात्मक तरीके से लें और आखिरी नतीजा आने का इंतजार करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके तहत 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। आगे कहा कि हमारी पार्टी एनडीए के अंग के तौर पर मजबूत काम कर रही है और आगे भी 2024 में हम एनडीए को समर्थन करेंगे। 2014 में एनडीए के एक अंग के रूप में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सहयोगी के रूप में लोकसभा लड़ा। 2 सीटें लड़ने का अवसर मिला, दोनों जीता। 2017 में विधानसभा लड़ने का मौका मिला एनडीए के अंग के रूप में, 11 सीटें लड़ा, 9 जीते। 19 में फिर 2 लोकसभा सीट लड़ने को मिला, 2 लड़े, दोनों जीते। 2022 में 17 सीटें लड़ने को मिला और 12 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मैं इस विषय में आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी समाज के दबे कुचले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ती है। सहारनपुर के चौरा खुर्द गांव में भारतीय किसान यूनियन
के नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और किसानों से जल्द ही एक और बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही किसान नेता ने यूपी में चुनाव से पहले फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, ऐसा याद दिलाया, लेकिन अब ट्यूबवेलों पर भी मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चीनी मिलों और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की भी मांग दोबारा दोहराई है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे। मीटर में कोई बिजली फ्री कैसा आवेगी वो पता नहीं चल रहा। आवारा पशु, ये सारे मामले हैं। जमीन जबरदस्ती छीनने का काम कर रहे हैं। जो गांव समाज की जमीन है उस पर भी सरकार की नजर है। ये पूरे देश भर का बड़ा इशू है। एमएसपी गारंटी कानून, वो भी एक हमारा बड़ा सवाल है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग करने के लिए आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं और निरहुआ अपने फैंस के लिए अभिनेता धर्म निभाने के साथ साथ अपना राजधर्म निभाते भी नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग करने की बात कही थी। ऐसे में हम अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं, साथ ही यहाँ जन सुनवाई भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे फायदा ये है कि हम अपना काम भी कर सकते हैं और जनता का काम भी हो रहा है। आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस रेल मार्ग से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है और लाइन बिछनी शुरू हो गई है। उसके अलावा जो आजमगढ़ का बाईपास है वो बनना शुरू हो गया। उसको चौड़ीकरण के लिए हमने लिखा था, वो काम शुरू हुआ। उसके बाद जो है जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसकी हालत बहुत जर्जर थी, तो नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हम लोगों ने आवेदन किया था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की आज जेल से रिहाई हो गई। उन्हें 198 करोड़ और सोना बरामदगी के मामले में जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज रिहा किया गया है। पीयूष जैन ने जेल में 251 दिन बिताए हैं। शुभ अंक है, लेकिन फिलहाल 291 दिन बिताने के बाद बाहर आ गए पीयूष जैन। जेल से निकलने के बाद पीयूष जैन ने एक शब्द भी नहीं कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गए। एडवोकेट अंबर भरतिया ने कहा है कि कारोबारी को क्यों और कैसे जमानत मिली, यह हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट है। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बीते 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने 198 करोड़ रुपए बरामदगी मामले में जमानत दी थी। इस पूरे मामले में उनकी पत्नी कल्पना जैन और बेटा प्रियांश जैन ने 10-10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट बंध पत्र के रूप में दाखिल की थी, यानी कि जो बॉन्ड होता है वो। एफडी का सत्यापन होने के बाद बुधवार की शाम पीयूष जैन को जेल से छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है। आगरा में जन्मे आलोक शर्मा ब्रिटेन में फिर से मंत्री बनाए गए हैं। ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने देश के सबसे विविध मंत्रिमंडल में आलोक शर्मा को भी मंत्री बनाया है। कोठी मीना बाजार के पास अभी आलोक शर्मा के चाचा का परिवार रहता है। वहीं आलोक शर्मा का अलीगढ़ से भी गहरा नाता बताया जाता है। आलोक शर्मा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आलोक ये काम मंत्री बनने के बाद भी जारी रखेंगे। वहीं यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार कानपुर पहुंचे। बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठक भी होगी और इस दौरान पदाधिकारी अपने कामकाज की प्रेजेंटेशन भी चौधरी के सामने रखने वाले हैं। पर्यटन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने सीता द्वार में बने वृहद गौशाला ठंडवा महंत का निरीक्षण किया। तो वहीं राज्य मंत्री ने गौ पूजा करते हुए गायों को गुड़ खिलाया और चारा खिलाया। साथ ही गौशाला में अव्यवस्था और गायों के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
तो इस बीच देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। कॉमन सिविल कोड की वेबसाइट और पोर्टल दोनों ही लॉन्च कर दिया गया है। समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के साथ सभी सदस्य यहां पर मौजूद रहे हैं। वेबसाइट की जिस दौरान लॉन्चिंग हो रही थी, राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। समिति की अध्यक्षा रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई होंगी, उनके साथ में सभी सदस्य भी मौके पर मौजूद थे। कॉमन सिविल कोड की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है प्रदेश सरकार ने, और इस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून राजभवन में हुआ था। तो बेहद खास उत्तराखंड के लिहाज से आज का दिन, क्योंकि सरकार का लगातार दावा रहा है कि कॉमन सिविल कोड की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, और इसी दावे और वादे को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने और प्रशासन के तमाम लोगों ने, समिति की अध्यक्षता जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने आज लॉन्चिंग कर दी है। अजीत काम्बोज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? जैसा कि सरकार ने वादा किया था कॉमन सिविल कोड की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, वेबसाइट की लॉन्चिंग हो गई है। क्या ये लॉन्चिंग तमाम लोगों के सुझावों के लिए की गई है, या किस तरह की वेबसाइट है? तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश में कॉमन सिविल कोड की बात की जाए तो सरकार इसको लेकर गंभीर है, और इसी का नतीजा है कि मई के दूसरे पखवाड़े में एक समिति का गठन किया गया रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में, और सीधे तौर पर सरकार की कोशिश थी कि तमाम पहलुओं को जो उत्तराखंड को छूते हुए नजर आए उनका समाहित करना है कॉमन सिविल कोड में। तो इसके लिए कुछ ऐसी टीम तैयार की जाए जो सीधे तौर पर इन लोगों से संपर्क करे और एक अच्छा कॉमन सिविल कोड के तौर पर यहाँ पर एक्ट लेकर आए। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए लगातार आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें दिल्ली में आयोजित की जा चुकी हैं, और अब जब उत्तराखंड को भी इसमें सीधे तौर पर जोड़ा गया है तो टीम अब राजधानी देहरादून पहुंची है। देहरादून में इसका एक दफ्तर तैयार किया गया है राजभवन के बगल में ही, और वहां पर टीम मौजूद रहेगी और तमाम तरह के जो कॉमन सिविल कोड से जुड़े हुए सुझाव हैं, जो लोगों की शिकायतें होंगी, सुझाव होंगी, उनको यहां पर लेने का काम किया जाएगा। जो आज एक वेब पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से 3 तरीके से लोग इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। एक तो सीधा जो समिति है उसकी तरफ से यहाँ पर लगभग उत्तराखंड की 1 करोड़ जनता को सीधे SMS भेजे गए हैं, जिससे वो जुड़ सकते हैं सीधे समिति के जो भी तमाम पोर्टल्स हैं। और दूसरा उनका जो पहलू होगा वो ईमेल के माध्यम से होगा, कि ईमेल के माध्यम से कोई भी अपने सुझाव, ड्राफ्ट, PDF किसी भी तरह की फाइल जो है वो समिति को प्रेषित कर सकता है कॉमन सिविल कोड से जुड़ी हुई। और तीसरा जो इसमें पता बताया गया है वो सीधा आम जो डाक के माध्यम से अपने सुझाव हैं वो भेज सकते हैं समिति को। तो सीधे तौर पर सरकार की कोशिश है, या साफ कहें जो कॉमन सिविल कोड को लेकर समिति बनाई गई है, सरकार ने सीधे तौर पर निर्देशित किया था। रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति है जो काम कर रही है, और तमाम जो सुझाव लेने का काम होगा उसके बाद जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार करके जो समिति है वो सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी कि समिति का जो ड्राफ्ट है वो कितना फुल प्रूफ है, और कॉमन सिविल कोड को लेकर जो चीजें सरकार चाह रही है क्या वो इसमें परिपूर्ण हो रही है। तो तमाम विषयों को लेकर अब यहाँ पर काम होना शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार कॉमन सिविल कोड की दिशा में काम करे। दूसरी तरफ एक और अहम जानकारी है सूबे से, क्योंकि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आगाज है, और आगाज में आज नामांकन का आखिरी दिन भी। हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन रहा, जिसके चलते बड़ी तादाद में अलग अलग दलों के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन करने पहुंचे हुए। इस दौरान CDO प्रतीक जैन ने जिला पंचायत परिसर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नामांकन के समय प्रत्याशियों में भारी उत्साह भी नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि इस बार एक नए तरीके का प्रावधान है। वो प्रावधान ये कहता है कि जो भी नामांकन के लिए प्रत्याशी नामांकन रूम में मौजूद रहेंगे, अगर वो वहां पर परिसर के अंदर मौजूद हैं तो उनका नामांकन फिर चाहे कितना भी समय लग जाए करवाया जाएगा। अरे सुभाष भाई, हरिद्वार में CDO ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का आज आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों में उत्साह भी नजर आया। अरे सुभाष भाई,
नामांकन का आखिरी दिन आज। तमाम प्रत्याशी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस दिशा में 44 के 44 प्रत्याशी अधिकृत तौर पर घोषित किए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने 32 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो वहीं बैकडोर भर्ती पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष में हरकत देखने को मिल रही है। असल में इस बार पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को घेरा है और दो टूक कहा कि जो नेता अधिकारी गड़बड़ करता है वो भुगतेगा और भुगतना चाहिए भी। तीरथ ने कहा कि मंत्री की ओर से ये कहना कि पहले वाले भी गलत करके गए तो हमने भी भर्तियां की, तो एक अंतर स्पष्ट कर दूं कि हमारा काम है कि पहले वालों ने भ्रष्टाचार किया तो उसको हम समाप्त करें। आपको ये बता दें कि इसके पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी प्रेमचंद अग्रवाल की आवश्यकतानुसार, नियमानुसार और विशेषाधिकार वाले बयान को अनुचित और राजनीतिक तौर पर अनैतिक बताते हुए कह चुके हैं कि घोटालों का इसलिए बचाव नहीं किया जा सकता कि पहले वालों ने भी किया है। उन्होंने ठीक है, यदि उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया तो इतना नहीं, तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई बैकडोर से भर्ती को लेकर के लगातार सियासत गर्माती जा रही है। विषय की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस संदर्भ में नेताओं का दिल्ली दौरा भी लगातार जारी है। इस दौरान दिल्ली गए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कहा कि उनकी पार्टी किसी को तलब नहीं करती, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या नेता केंद्रीय संगठन को मिलता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब इस तरह के मामले प्रदेश में होते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है, बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति जो मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरों पर लेना उचित नहीं है। उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला तिलोथ पुल के निर्माण का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि 2012-13 की जो त्रासदी थी उसमें ये पुल बह गया था, जिसको अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यालय के बीचों बीच होने के चलते ये पुल आज तक अधूरा पड़ा हुआ है और आए दिन हादसों को न्योता भी देता है। बीते 10 सालों से न जाने कितने जिलाधिकारी आए और गए, साथ ही संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी भी आए और चले गए। कितने ही जनप्रतिनिधि चुने गए, सबकी घोषणाओं में तिलोथ पुल को शामिल किया गया, लेकिन आज तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। दोनों एनएच और बीआरओ द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है और संचालित किया जाता है, तो वे दोनों विभाग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि ये भी हाल ही में ऐसी दुर्घटना, मतलब ऐसी घटना हुई कि जहाँ पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स आने की समस्या हुई है, तो उस पर उपचारात्मक कार्य, एक दीर्घगामी योजना होगी क्योंकि एक बड़ा कार्य है वो, तो उस पर संबंधित विभाग कार्य करेंगे। पर यात्रा बाधित ना हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।